मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। LIC का IPO आने को है। LIC के IPO में निवेश करने से पहले रखें इन 4 प्रमुख बातों पर ध्यान। कौन सी हैं ये बातें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC में 5% हिस्सेदारी बेचने के अंतिम दौर की प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। सेबी में बाकायदे अपना ऑफर लेटर जमा कर दिया है। मार्च माह में शायद 10 मार्च को यह IPO बाजार में आ जाएगा। पॉलिसी धारकों के लिए शायद 13 या 14 तारीख को इस IPO में निवेश करने का मौका मिलेगा। यह IPO भारतवर्ष का सबसे बड़ा IPO बनेगा। 65 वर्ष पुरानी LIC ने अपनी एम्बेडेड वैल्यू 5.39 लाख करोड़ अर्थात $72 बिलियन घोषित की है। एम्बेडेड वैल्यू जीवन बीमा कंपनी की भविष्य की आय का एक प्रमुख पैमाना होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि LIC का बाजार मूल्य इसकी एम्बेडेड वैल्यू से काफी ज्यादा है, लेकिन सुरक्षित आकलन के लिए मौजूदा बीमा जमाओं के आधार पर यह कीमत निकाली जाती है। वास्तव में जो मार्च के द्वितीय सप्ताह में IPO आने वाला है, उसमें जारी शेयरों में 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है और इसके साथ ही LIC के कर्मचारियों के लिए भी IPO में जारी इक्विटी का 5% आरक्षित किया गया है। तो ध्यान रखिए, भारतवर्ष में जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए टोटल IPO आउटले का 10% रिजर्व है और साथ ही जो LIC के कर्मचारी हैं उनके लिए लगभग 5% टोटल आउटले का रिजर्व कर दिया गया है। यह कंपनी अपने परिसंपत्तियों का प्रबंधन किस प्रकार कर रही है, कैसे कर रही है, ये डालते हैं इस पर थोड़ी सी निगाह इस पर डालते हैं। असेट अंडर मैनेजमेंट में मौजूद परिसंपत्ति मोटे तौर पर यह वह निवेशकों की रकम होती है। कंपनी का व्यापार और लोगों का भरोसा इससे जाहिर होता है। 30 सितंबर सन 2021 LIC के प्रबंधन के अधीन करीब 39.56 लाख करोड़ की संपत्तियां थीं। यह भारत की अन्य सभी निजी जीवन बीमा कंपनियों की संपत्तियों के योग से 3 गुना लगभग ज्यादा है। LIC देश का सबसे बड़ा घरेलू संस्थानिक निवेशक है, जिसकी 25% संपत्ति शेयरों में लगी है। ये तो ही LIC के परिसंपत्ति प्रबंधन की बात। अब आते हैं LIC में कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनसे इनकी प्रतिस्पर्धा है। यह IPO में निवेश करने से पहले आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इस समय LIC की बाजार हिस्सेदारी लगभग 66% की है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। हालांकि कंपनी के व्यापार में वृद्धि की गति अन्य प्राइवेट कंपनियों से या अन्य कंपनियों से कम हो रही है, फिर भी मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में LIC के प्रीमियम में 6.30% की वृद्धि हुई, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ यानी SBI लाइफ में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पे HDFC लाइफ ने लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की है। मित्रों, ये जानकारी आपसे इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि
एलआईसी में निवेश करने से पहले, एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इनके प्रतिस्पर्धी कौन है। तो जाहिर सी बात है एलआईसी में जो प्रीमियम कलेक्शन की जो वृद्धि दर थी वो कम थी। शायद आईपीओ आने के बाद इसमें कुछ गति और बढ़े। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ की तुलना में जाहिर सी बात है आईपीओ होने के बाद कहीं ना कहीं प्रबंधन में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा और गति मिलेगी। यदि हम पॉलिसी धारकों और एजेंटों के आंकड़े की बात करें तो एलआईसी के करीब 28.3 करोड़ पॉलिसी धारक हैं। साथ ही 13.5 लाख पंजीकृत एजेंटों का एक बहुत बड़ा वृहद नेटवर्क भी एलआईसी के साथ चलता है। एलआईसी के मार्च 2021 के अंत तक 1,14,498 स्थायी कर्मचारी थे। एलआईसी ने पॉलिसी धारकों को आईपीओ में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने को एजेंट बहुत पहले से ही जुट गए हैं। इसके लिए बड़ी तादाद में लगातार डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोले जा रहे हैं। अर्थात ये जो लगभग 114 लाख एजेंट्स हैं वो इस समय बिल्कुल उत्साहित हैं अपने ग्राहकों को, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रेरित करने के लिए कि इस आईपीओ में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आखिर जब ये प्रपत्र जब एलआईसी द्वारा सेबी को सौंपे गए तो उसमें जोखिम के कौन से पॉइंट बताए गए, आइए उस पर भी एक नजर डालें। सेबी को सौंपे गए ड्राफ्ट में एलआईसी ने कुछ जोखिमों को चिन्हित किया है जिनमें भविष्य के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत भी जताई गई है। एलआईसी का कहना है कि कोई गारंटी नहीं है कि वह यह पूंजी अपने स्वीकार्य शर्तों पर जमा करने में सक्षम होगी। मसौदे के मुताबिक एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में अतिरिक्त पूंजी लगाने का भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे इसकी बैलेंस शीट शायद और खराब हो जाए। एक बात और महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि जो एलआईसी है वो अपने पॉलिसी धारकों को अपने टोटल आमदनी का जो वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाई जाती है सालाना या किसी एक निश्चित अवधि के पश्चात, उसमें वैल्यूएशन बैलेंस शीट में जो सरप्लस आता है उसका 95% वो पॉलिसी होल्डर्स को देती है और वो 5% अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है उसमें से। अब उसमें परिवर्तन प्रपोज किया गया है। अब ये रेशियो 10% और 90% का हो जाएगा। अर्थात अब नई व्यवस्था के चलते लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में पॉलिसी होल्डर्स को 90% लाभ में भागीदारी करने का मौका मिलेगा और जबकि 10% लगभग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। वैसे ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करके देखें तो जब पॉलिसी होल्डर ही कंपनी के मालिक बन जाएंगे टोटल आईपीओ का 10%, तो ऐसे में जो वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाकर सरप्लस का 95 और 5 का फार्मूला पहले था, अगर वो 90 और 10 का भी फार्मूला हो जा रहा है तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं नज़र आता है। लेकिन ऐसे पॉलिसी होल्डर जो इस आईपीओ का हिस्सा नहीं बनेंगे या नहीं बन पाएंगे किसी भी कारण से, तो उन्हें जाहिर सी बात है अब पहले की तरह 95% का मुनाफा न मिलकर अब 90% का मुनाफा ही प्राप्त होगा। मित्रों, आज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो प्रस्तावित शायद 10 मार्च को अखिल भारतीय स्तर पर एलआईसी का जो आईपीओ आने वाला है उसमें निवेश करने के पहले आपको कौन सी बातें जाननी चाहिए, यह मैंने आपको पढ़कर बताया। और ये जो मैंने सूचना दी वो भारत में प्रकाशित होने वाले रिप्यूटेड हिंदी दैनिक पेपर से ही के माध्यमों से ही कलेक्ट किया गया था। स्रोत और जानकारी 31 मार्च सन 2021 के आधार पर है और शायद 31 मार्च 2021 को ही आधार मानकर इस आईपीओ को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, एक बहुत विश्व में तीसरे स्थान को रखने वाली कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसमें 28.5 करोड़ के आसपास का उपभोक्ताओं का नेटवर्क है, 1.25 लाख लगभग एजेंटों का नेटवर्क है। इतनी बड़ी कंपनी एक बहुत बड़ा आईपीओ लेके आ रही है और शायद इतने आईपीओ से जो रकम कलेक्ट होगी उससे
यह ऑर्गेनाइजेशन और कुछ बेटरमेंट अपने कार्यशैली में कर पाएगी, ऐसी उम्मीद किया जा रहा है। और साथ ही सरकार अब निवेश को इसलिए पब्लिक के हाथ में डाल रही है ताकि ज़्यादा अच्छे उत्तरदायित्व के साथ, ज़्यादा जानकारियों के साथ, ज़्यादा जिम्मेवारियों के साथ जो निजी क्षेत्र है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं जैसा कि अपने उद्बोधन में आपको पहले भी बताया था कि अगर SBI लाइफ की बात करें या HDFC लाइफ की बात करें तो वहाँ पे जो जीवन बीमा प्रीमियम के कलेक्शन का जो परसेंटेज था वो LIC के कलेक्ट किए गए परसेंटेज से लगभग 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा है। अर्थात कहीं ना कहीं इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी कार्य करने के स्टाइल में, शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य मांग रही होगी, इसलिए IPO आ रहा है। और सरकार एक मुश्त एक बहुत बड़ी धनराशि भी कलेक्ट करना चाहती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अब केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकारी उत्तरदायित्वों या सरकारी रोल को ही, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे ही फोकस कर रही है, अपने एंटरप्रेन्योर रोल से धीरे धीरे मुक्त होती जा रही है। और सरकार का यह मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप रोल प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए, भारत के युवाओं को करना चाहिए, पूंजीपतियों को करना चाहिए, जिससे कि रोजगार दिन पर दिन और बढ़े, स्तरीय सेवाएं लोगों को प्राप्त हों और भारत विश्व गुरु बनने की कतार में खड़ा होकर अवश्य में ही विश्व गुरु बन पाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।